लोकेशन। इस शो के थ्रू रियल एस्टेट की सारी नॉलेज हम आप तक पहुंचाते हैं एंड इस शो में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं ना, उन सब के सीधे और सरल जवाब लेकर आपको रियल एस्टेट रेडी बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के शो में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले जानेंगे आज हम एक वायरल सवाल का जवाब कि अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कोई लीगल इश्यूज है या फिर नहीं है, ये प्रॉपरली एक आम इंसान कैसे पता कर सकता है। इसके बाद हम पहुंचेंगे अपने रियल एस्टेट की डिक्शनरी में और जानेंगे प्री ईएमआई का मतलब। इंडिया में घर रेंट करना बाय करने से ज्यादा बेटर है, यह है सच या फिर मिथ? जानेंगे अपने मिथ बस्टर में। एग्रीकल्चरल लैंड में होने वाले फ्रॉड से कैसे बचें, जानेंगे अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में। बट बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर रियल एस्टेट अपडेट्स। सबसे पहली अपडेट की बात करूं तो गुरुग्राम के आर्किटेक्ट्स ने एक महीने में सिर्फ एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इशू किया है। डेवलपमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कहना यह है कि ऐसा इसीलिए हो सकता है कि आर्किटेक्ट्स को ये प्रोसेस में भी क्लियर ना हो या फिर उनसे कोई गलती ना हो जाए, उन्हें ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए, इस वजह से ओसी इशू नहीं हुआ होगा। दूसरी अपडेट की बात करूं तो यूपी के गाजियाबाद में यूपी हाउसिंग बोर्ड के 4700 फ्लैट्स अनसोल्ड है, जिसकी वजह से उन फ्लैट्स की कीमत 20% कम कर दी गई है ताकि वो मार्केट रेट के कंपैटिबल हो सके। तीसरी और आखिरी अपडेट की बात करूं तो मुंबई के बोरीवली के हाउसिंग सोसाइटी को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक फ्लैट ओनर को 1.2 लाख रुपीस एज कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर किया है। सो बेसिकली ये रेसिडेंट काफी टाइम से अपने फ्लैट में वाटर लीकेज के बारे में कंप्लेन कर रहा था और हाउसिंग सोसाइटी ने इसके लिए कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया था। देखिए, जितने आप सवाल पूछते जाएंगे उतनी ही क्लैरिटी आपके दिमाग में बनती जाएगी, और जब रियल एस्टेट की बात आती है ना तो इधर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए सवाल पे सवाल जरूर बनता है। सो आज का हमारा वायरल सवाल कहां से आया है, लेट्स हेड देम आउट। सो आज का हमारा वायरल सवाल आया है सीधे ग्वालियर से अरुणिमा का। अरुणिमा, बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप? वायरल सवाल। हाय, मैं अनुरिमा हूँ और मैं ग्वालियर से हूँ। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो अगर उसमें कोई लीगल इशू हो या किसी और तरीके का प्रॉब्लम हो तो वो एक कॉमन इंसान कैसे पता करे? वेरी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन अरुणिमा। सो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मास्टर्स इंफ्रा के डायरेक्टर मनप्रीत जी है। सर, ओवर टू यू। इससे आप ऐसे पता करा सकते हैं कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, आपको रेरा के अंदर जाकर चेक कराना चाहिए। रेरा के अंदर अगर उसको रेरा नंबर मिला उस प्रॉपर्टी का, रेरा नंबर तभी मिलता है जब सैंक्शंस मैप्स होते हैं, और सैंक्शन मैप्स अगर हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और बिल्डर का आप बैक चेक करा लीजिए, बिल्डर की क्या बैकग्राउंड है, तो उसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आपके सिंपल जवाब से अरुणिमा के दिमाग में जो कंफ्यूजन था ना, वो पूरी तरीके से क्लियर होगा। अगर आप भी कोई वायरल सवाल पूछना चाहते हैं तो दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, पूछ लीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे 9506 104 104। प्री ईएमआई, ये वर्ड ना हमने रियल एस्टेट में काफी सुना है, लेकिन एक्चुअल में प्री ईएमआई का मतलब क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन आवर रियल एस्टेट डिक्शनरी। रियल एस्टेट डिक्शनरी। देखिए, जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए, मान लीजिए 2023 में आपने कोई प्रॉपर्टी बुक की और 2026 में आपको उसका कोई पोजेशन मिलने वाला है, तो ऐसे केस में जो आपने बैंक से एक लोन लिया है उस पर आप सिर्फ एक इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो ना, जो दैट इज नॉट कॉल्ड एज ईएमआई। ईएमआई इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड ये वाला जो केस होता है जहां पर उस पीरियड में आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्री ईएमआई। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि प्रॉपर्टी रेंट करना बाय करने से ज्यादा बेटर होता है। क्या ये सच है या इसमें भी कोई कैच है? जानते हैं अपने आज के मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पर लेना चाहते हैं तो इसके लिए बेसिकली 4% का रूल है जो कि फॉलो होना चाहिए। यानी कि अगर आपके एरिया में या फिर आपके शहर में रेंटल यील्ड 4% से कम है तो आपको प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी चाहिए, लेकिन अगर 4% से ज्यादा है तो आपको प्रॉपर्टी बाय कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है और रेंटल यील्ड आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये आप हमारे पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। पर बात जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हो तो सिर्फ लॉजिक काम नहीं आता। इनफैक्ट खुद का घर ना लोगों का सपना होता है, उनका इमोशन होता है। पूरा परिवार जो वक्त
अपने खुद के घर में बिताता है, उस एक्सपीरियंस को मैच करना किसी लॉजिक की बस की बात नहीं होती। और जो सिक्योरिटी अपने खुद के घर के होने से मिलती है, वो एक रेंटल अपार्टमेंट आपको कभी नहीं दे सकता। सो अगर आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से जाना चाहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अगर आप खुद के घर की जो फीलिंग है वो महसूस करना चाहते हैं, वो इमोशन को अपने अंदर संजो कर रखना चाहते हैं, देन बाय अ हाउस एंड मेक इट अ होम। सेलर्स क्या क्या तरकीबें निकालते हैं लोगों को फूल बनाने के लिए, और उसमें से जो सबसे कॉमन है ना, दैट इज एक लैंड को मल्टीपल लोगों को बेच देना। एग्रीकल्चर लैंड के केस में ये सबसे ज्यादा कॉमन है। अब इस फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, ये हम जानेंगे अपनी फुल प्रूफ स्टोरी में। फूल प्रूफ स्टोरी। सो एग्रीकल्चर लैंड को एक सेलर मल्टीपल बायर्स को कैसे बेचते हैं, इसे समझने से पहले हमें समझना होगा कि ओनरशिप ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होती है। किसी नॉर्मल लैंड या बिल्डर प्रॉपर्टी के केस में सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का प्राइस नेगोशिएशन होता है। एक प्राइस तय हो जाने पर एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है, जिसमें बेचने से जुड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उसके बाद जब पूरा पेमेंट हो जाता है तो सेल डीड बनाई जाती है, जो फाइनल ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होता है। सो इस केस में सेल डीड ही मेन ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद एक और प्रोसेस होती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन में आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर की जाती है ताकि आपसे प्रॉपर्टी टैक्सेस लिए जाएं। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के केस में ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होती है। चलिए ये स्टेप्स भी जानते हैं। इसमें भी लैंड का प्राइस नेगोशिएट होने के बाद एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है और फाइनल पेमेंट के बाद सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है और उस सेल डीड को रजिस्टर कराया जाता है एट सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमने सेल डीड बना ली तो इसका मतलब हमारा काम खत्म हो गया, प्रॉपर्टी हमारे नाम पर ट्रांसफर हो गई, जैसा कि हमने पिछले लैंड एंड बिल्डअप प्रॉपर्टी के केस में देखा। एग्रीकल्चरल लैंड के केस में सेल डीड फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। फाइनल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से म्यूटेशन को माना जाता है, जो सेल डीड बनने के बाद होता है। तो जब आप एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूटेशन करा लेते हैं तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में दर्ज हो जाती है। म्यूटेशन आपका फाइनल ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट होता है एग्रीकल्चरल लैंड के केस में। अब अगर एग्रीकल्चरल लैंड का म्यूटेशन नहीं है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो लैंड का प्रीवियस ओनर है वही ओनर माना जाएगा। और इसी बात का फायदा उठाते हैं फ्रॉड्स, और लोगों को लगता है कि भाई सेल डीड हो गई तो जाहिर सी बात वो एग्रीकल्चरल लैंड उनका हो गया है। दैट्स अ रैप टू द टुडेज एपिसोड। एंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा बताना मत भूलिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9506 104 104। Don't forget to like, share and subscribe to the channel. This is me Sona signing off. See you next week. Prime location.